नमस्कार किशन भाइयों। आपने हमारे पिछले बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें पेस्टिसाइड वाला और फर्टिलाइज़र वाला वीडियो को आपने बहुत ही सराहा, बहुत सारे कमेंट किए, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आज का हमारा एक नया टॉपिक जो आज तक हमारी हिस्ट्री में कोई वीडियो बनाया ही नहीं है, ऐसा एक वीडियो आपको बताने जा रहे हैं और वो है सब्जियों वाली फसल कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। फूल गोभी की फसल की हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे। उसमें जो आने वाले सबसे बड़े प्रॉब्लम है 5, उसको मैं आपको बताऊँगा। वो प्रॉब्लम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन दूँगा और उसके सॉल्यूशन बताऊँगा। जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपसे साझा करूँगा कि वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम आने के बाद बहुत दिक्कत होती है सॉल्यूशन की। तो पहले से ही हम छोटे उपाय करके, बहुत ही सस्ते उपाय करके हम वो प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। तो हम एक नॉर्मल एग्रोनॉमी प्रैक्टिस और उसके साथ ही साथ में जो प्रॉब्लम आते हैं, उस पे डिस्कशन करेंगे। खास करके जो प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो भी करेंगे, पेस्ट एंड डिसीज़ के भी करेंगे और साथ ही साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लें उसकी भी बात करेंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाए और बिना थके उसको देखते रहे, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अंत तक बने रहना। अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो आज ही दबा लेना, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे ताकि आपका खर्चा कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो। इसलिए आप अंत तक बने रहे, ऐसी मेरी गुजारिश है। तो पहले शुरुआत करते हैं फूल गोभी। उसमें सबसे बड़ा जो आपको डिसीजन लेना है कि वैरायटी का चयन सीजन के आधार पे होता है। तो पहला एग्रोनॉमी स्टेप है वैरायटी का सिलेक्शन। वैरायटी का सिलेक्शन इसमें ऐसा होता है कि टेम्परेट यानी कि सर्दियों वाली वैरायटी, दूसरी होती है ट्रॉपिकल यानी कि गर्मियों वाली वैरायटी और तीसरी होती है सब ट्रॉपिकल यानी कि नॉर्मल मॉनसून वाली, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमिडिटी वाली वैरायटी। तो मुख्यतः 2 वैरायटी है, एक टेम्परेट यानी कि सर्दियों वाली, सर्दियों में बोई जाने वाली, दूसरी वैरायटी है ट्रॉपिकल यानी कि गर्मियों में बोई जाने। सामान्य तौर पे गर्मियों में बोई जानी वैरायटी बहुत पहले के ज़माने में हाइब्रिड नहीं होती थी, लेकिन आजकल पिछले 5-10 साल से हाइब्रिड वैरायटी भी मिलती है उसमें। अभी ये वैरायटी का चयन किस आधार पे करेंगे वो मैंने आपको बताया। आप जब भी खरीदते हो तो पूछो आप कि भई कभी-कभी क्या होता है कि मई में बिकने वाली वैरायटी बच गई है, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्लांटिंग करते हो, तो ऐसा नहीं करना है उसमें। मई की वैरायटी मई में ही प्लांटिंग करनी है, जून जुलाई की वैरायटी जून जुलाई में प्लांटिंग करनी है और सितंबर के बाद की, मतलब आप अक्टूबर नवंबर की वैरायटी उसी टाइम पे प्लांटिंग करनी है। तो जब भी आप वैरायटी लें तो आप वैसा ही करें, जैसे कि हमारी अदिति करके वैरायटी है, वो वैरायटी समर की वैरायटी है। तो आप अप्रैल में जून तक, लास्ट में लास्ट 5-10 जून तक प्लांटिंग कर सकते हो। उसके बाद में टेम्परेचर वगैरह सही रहा, हाई टेम्परेचर रहा तो वो साथ देगी, नहीं तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम आने की या तो उत्पादन कमी होने की संभावना है। तो ये अदिति वैरायटी है जो समर की है, बराबर? और एक शर्मिली करके वैरायटी है जो आपको सितंबर के बाद में प्लांटिंग करनी है। तो आपको ये वैरायटी का चयन, दूसरी भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, आप मार्केट में प्लांटिंग करने से पहले, बिजाई करने से पहले पूछ के कन्फर्म कर सकते हो। तो ये कन्फर्म फर्स्ट है और मस्ट है, बराबर? ये कन्फर्मेशन के बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब ज़मीन में प्लांटिंग करने जा रहे हो, तो प्लांट पॉपुलेशन कितना रखना है आपको? वैसे तो मैं ऐसे कैलकुलेशन करवा सकता हूँ आपको कि भई 1 एकड़ का एरिया होता है, आप 22,000 प्लांट लगा दो, 22,000 में से 2,000 चले जाएँगे बॉर्डर इफेक्ट वगैरह में, 20,000 बचे और लगभग 800 ग्राम से 1 किलो का वज़न आएगा, तो आपका 18 से 20 टन प्रोडक्शन होगा। लेकिन ये बात सही है कब? तो आपको मैं समझा दूँ कि जब आप समर में यानी ज़ैद में प्लांटिंग करते हो, मार्च अप्रैल में प्लांटिंग करते हो, कोई भी वैरायटी हो, तो उस टाइम पे ड्यूरेशन बहुत कम रहता है। ड्यूरेशन कम रहता है मतलब पकने के दिन है, वो 65-70 दिनों के अंदर-अंदर हो जाता है। तो फल को विकसित होने का समय थोड़ा कम मिलता है। टेम्परेचर की वजह से फल तो बन जाता है, लेकिन पकने का टाइम कम मिलता है, तो उसका जो ग्रोथ होता है, वो सीमित होता है। तो उसकी वजह से आपको 22,000 प्लांट रखने हैं। 1 एकड़ में 22,000 मतलब मान के चलो कि आपको 2 फीट 2 लाइन के बीच में और 1 फीट 2 प्लांट के बीच में, या तो 1.5 बाई 1.5 में भी प्लांटिंग कर सकते हो। तो उससे 20 से 22,000 का मेंटेनेंस आ जाएगा आपका 1 एकड़ में। अगर समर में प्लांटिंग करते हो तो की स्टोरी है। अभी आप आ गए मध्य, मतलब
अगस्त सितंबर की कोई वैरायटी पसंद करते हो, मानसून में प्लांटिंग करते हो, तो उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में प्लांटिंग करना है, क्योंकि टेम्परेचर अभी कम हो गया है, तो और दिन थोड़े ज़्यादा लेंगे, 80 दिन के आसपास लेगी वैरायटी, या तो 80 दिन वाली वैरायटी है, तो आपको ग्रोथ के लिए टाइम मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा और डिस्टेंस रखना है। पहले मैंने 2 बाई 1 बताया था या तो 1.5 बाई 1.5 बताया था, अभी आपको परफेक्टली 2 से ढाई लेना है और यहाँ से 1.5 फीट लेना है, तो उसको ग्रोथ डेवलपमेंट का जगह स्पेस मिलेगा, तो उतना वो कर्ड है जो मतलब फल है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको 18,000 से 20,000 प्लांट मेंटेन करने हैं पर एकड़ में। 20,000 से ज़्यादा नहीं, 18,000 से कम नहीं। बराबर, पहले वाले में 20,000 से 22,000 करना है। और तीसरा, जब आप विंटर में प्लांटिंग करते हो, जैसे कि अक्टूबर में प्लांटिंग करते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उसको ग्रोथ का टाइम मिलता है। 90 दिन लेता है, 80, 85, 90 दिन लेता है। तो उस टाइम पे पूरा का पूरा कर्ड बनता है, 1 सवा किलो का कर्ड बनता है। अच्छी ट्रीटमेंट रही तो 1.5 किलो का भी जा सकता है। तो ये कर्ड जब बड़ा होता है तो उसको ग्रोथ के लिए, पत्तों के विकास के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो आपको मस्ट एंड शुड 2.5 फीट 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस रखना है और 2 प्लांट के बीच में 1.5 फुट से ज़्यादा रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो लगभग 3 स्क्वायर फीट में एक प्लांट आता है या तो 2.5 स्क्वायर फीट में एक प्लांट आता है, तो उसकी वजह से आपको 18,000 से ऊपर प्लांट नहीं आएंगे, 16, 17, 18,000 प्लांट आएंगे। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो। तो सिंपल है, जैद में समर का प्लांटिंग 20 से 22,000 प्लांट, 22,000 से ज़्यादा भी कर सकते हो। मॉनसून में मीडियम टेम्परेचर में मीडियम वाला पार्ट आता है 18 से 20,000, 20,000 से ज़्यादा नहीं करना है, बराबर, 18,000 से कम नहीं करना है। और अगर विंटर में प्लांटिंग करते हो तो 18,000 से कम रखना है, 16,000 से कम नहीं रखना है। तो आपका प्रोडक्शन 15 टन के आसपास तीन केस में आ जाएगा, तो आपको प्रोडक्शन सही मिलेगा। ये दूसरी बात हो गई। अभी तीसरी बात करते हैं इसमें, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में ऐसा होता है कि ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन फसल है, यानी कि आपको एक टाइम मिलता है कि ये नर्सरी ओरिएंटेड फसल है, या तो आप नर्सरी से डायरेक्ट प्लांट लेके आते हो, तो वो कम से कम 22 दिन से लेके 25 दिन का होना चाहिए, ये आइडियल टाइम है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ प्लांटिंग में, बारिश है या पानी का प्रॉब्लम हुआ, लेबर का प्रॉब्लम हुआ, तो आपको 28 दिन से बड़ा प्लांट नहीं लेना है। 28 दिन से बड़ा प्लांट लेते हो तो और आगे मैं बताऊंगा कि बहुत प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, वो प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं वो बाद में बताता हूँ। लेकिन नाजुक प्लांट 22 दिनों से लेकर 28 दिन का प्लांट होना चाहिए, वो आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है। लेकिन तब तक आपको खेत की एक गहरी जुताई करके अच्छी तरह से फील्ड तैयार करना है। और जिस बेड पे, मतलब कोई फार्मर क्या करता है, बेड करता है, मतलब नाली और मेड़ तैयार करता है, और मेड़ पे 3-3 लाइन या 2-2 लाइन आती है, ऐसा भी करता है। या तो सिंपली क्रॉस में करता है, मतलब ऐसे क्रॉस में ये लाइन और ये लाइन क्रॉस में करता है। तो जैसे ही आप लाइन तैयार करते हो, उसी लाइन में आपको ऑर्गेनिक मैटर डालना है। ऑर्गेनिक मैटर अच्छा सड़ा गला हुआ ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब है फार्म यार्ड मैन्योर, गाय का गोबर अच्छी तरह से सड़ा गला हुआ आपको 15 से 20 टन डालना है। अगर वो ना कर पाए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो आपको नीम की खली या तो आपको अरंडी की खली या तो सरसों की खली डालनी है। और ये जो फसल है, अगेन मैं आपको बताता हूँ, ये सल्फर ओरिएंटेड फसल है, यानी कि इसको सल्फर बहुत चाहिए, तो आप उसके साथ सल्फर डाल सकते हो। अगर आपके वहाँ आज की तारीख में अवेलेबल है डीएपी, तो डीएपी भी इसी समय पे प्लांटिंग के टाइम पे डालना है। 1 एकड़ में 1 बैग काफ़ी है। और तीसरा, पोटास। पोटास बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी 25 किलो से लेकर 50 किलो डाल सकते हो, बाकी का स्प्रे में हम दे देंगे। तो उसका भी शेड्यूल बताता हूँ मैं। दिन बहुत कम है, समर में अगर करते हो तो 60 से 65 दिन है, मानसून में किया तो 75 दिन है, मतलब 2.5 महीना है। और तीसरा, अगर विंटर में किया तो आपको 80-85 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ये जो फसल है 2 महीने से लेकर 3 महीने की फसल है, तो बेसल में बड़ा डोज डालना पड़ता है। बाद में आप ऊपर से जो सपोर्टिंग फर्टिलाइजर डाल सकते हो या तो स्प्रे भी कर सकते हो। जिसका ड्रिप है उसका ड्रिप का भी बताता हूँ। लेकिन अगर ये करते हो तो आपको बेसल डोज तो मस्ट एंड शुड डालना है। 1 डीएपी, आधी से 1 पोटास, सल्फर मस्ट एंड शुड डालना है। उसके साथ ही साथ में जैसे मैंने ऑर्गेनिक मैटर का बताया, अगर बड़ा डोज 10 से 15 टन का नहीं डाल पाते हो तो कम से कम 1 से 2 बैग अरंडी की या नीम की खली डाल सकते हो, वो भी अवेलेबल नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, आपको जल्दी जल्दी ले लेना है, तो आपको संचार का एक 10 किलो डाल देना है उसके साथ ही साथ में। तो ये सब घुल मिल के आप जमीन में डाल दो। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट खाने वाली फसल है। इसके आगे की फसल अगर आपकी कोई ऐसी है, गन्ना है, बनाना है, केला है, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो आपको जिंक की भी आपूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो 8 से 10 किलो जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट
मिक्स माइक्रोन्यूट्रन आपके राज्य का जो ग्रेड है जमीन के एप्लीकेशन वाला वो कर सकते हो, या तो कम से कम 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट भी डाल सकते हो। तो ये है बेसल फर्टिलाइजर, ये डाल दिया। वेराइटी का सिलेक्शन में मैंने डिस्टेंस बताया। और अभी आप जब प्लांटिंग करते हो तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तब गलती से भी उसकी ऊपर की जो ग्रोइंग टिप है वो टूटनी नहीं चाहिए। लेबर को पहले से बता दो, अगर वो टूट गई तो ब्लाइंडनेस आएगा। प्रॉब्लम में मैं भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये आने की संभावना बहुत रहती है। और आपने बहुत ही एजेड प्लांट, मतलब 30 दिन के ऊपर का प्लांट अगर ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि वो बढ़ के बड़ा हो जाता है और ऊपर का पत्ता टूट गया और उसके साथ में ग्रोइंग टिप चली गई तो ब्लाइंडनेस आने की संभावना है। वहां पे आपका जो कर्ड है, फल है, नहीं आएगा। तो ये ट्रांसप्लांटिंग के टाइम आपको ध्यान रखने की बात है, वो ध्यान रख लो। नॉर्मली ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज नाम का डिसीज आता है, वो नर्सरी से फैल के यहाँ आ सकता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप छिड़काव उसी टाइम पे कर सकते हो, या तो ड्रेंचिंग में भी दे सकते हो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बढ़िया है। उसके साथ में आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि हर बार ये डिसीज आता है और वेराइटी ससेप्टिबल है तो आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और वेराइटी रेजिस्टेंस है तो आप राह देखो कि कोई कहीं पे डिसीज दिखता है तो आएगा। ज़्यादातर मानसून में ये डिसीज ज़्यादा आता है, विंटर में थोड़ा कम आता है और समर में बहुत कम आता है। अगर मानसून का प्लांटिंग है और ससेप्टिबल वेराइटी है तो आप पहले से ट्रीटमेंट करके रखो। और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लांटिंग कर दिया है आपने, जब भी आप स्प्रे करते हो, बराबर जड़ लग गई है, जब भी आप कुछ भी बायोस्टिमुलेंट स्प्रे करते हो, कोई दवाई स्प्रे करते हो, तो नोजल का खास ख्याल रखो। वो पत्ते ऐसे बढ़ते हैं, पत्ते चिकने होते हैं, आप पानी डालोगे एक भी बूंद चिपकेगी नहीं उसके ऊपर, बराबर सरार से नीचे चला जाएगा। तो आपको नोजल का सिलेक्शन करना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। नोजल आप होलोकॉन पसंद करते हो, मतलब मेरे नोजल वाले वीडियो में भी आप देख सकते हो कि एक होलोकॉन नोजल होती है जिसमें आसपास में रिंग बनती है, मतलब आप एक जगह पे स्प्रे करते हो तो आपको रिंग में स्प्रे देगा। तो आप ऐसे ऐसे करके डालते जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है, एक लाइन पकड़नी है आपको स्प्रे करने में, बराबर, ताकि दवाई हर पत्ते पे गिरे और बीच में ग्रोइंग टिप पे भी जाए। क्योंकि ज्यादातर इंसेक्ट पेस्ट, खास करके डायमंड बैक मोथ जिसको आप हीरा पतंग बोलते हो, वो उसकी जो इल्ली होती है बहुत छोटी होती है और पीछे की साइड होती है और छुपी हुई होती है। तो उसका नियंत्रण ले पाओ, या तो बैक्टीरियल डिसीज है तो आपको दवाई हर पत्ते पे जानी चाहिए, नीचे तक जानी चाहिए, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कॉन्टैक्ट पॉइजन है, सिस्टेमेटिक नहीं है। तो आपको दवाई हर पत्ते पे जानी चाहिए, नीचे तक जानी चाहिए, तो वो रोकेगा। तो ये नोजल का सिलेक्शन करना बहुत है। होलोकॉन नोजल लेते हो तो ऐसे पट्टी पाड़ के निकालो आप, बराबर एक ही लाइन पे जाओ आप। मल्टी होल वाली नोजल इसमें नहीं चलेगी। हाइट भी आपको बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। आप सोचते हो कि 3 होल वाली या 4 होल वाली या 5 होल वाली या 7 होल वाली नोजल लेता हूँ, 3 लाइन साथ में कवर कर ले, ऐसा नहीं करना है, परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने प्लांटिंग कर दिया है, प्लांटिंग के लगभग अर्ली वेराइटी है तो 15 दिन से लेके 35 दिन के बीच में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको दिखे या ना दिखे, थ्रिप्स का नियंत्रण करना है। आप देखो खेत में जाके थ्रिप्स है कि नहीं, सुबह में जाके देखो 9 बजे 10 बजे के आसपास में। यहाँ पे क्या होता है कि थ्रिप्स का डैमेज होता है। तो थ्रिप्स है ना, एकदम ग्रोइंग टिप होती है, मतलब जो नया पत्ता निकलता है वहां पे डैमेज कर देती है। तो ये ग्रोइंग एपिकल बर्ड बोलते हैं उसको। 25 दिन के बाद, या तो अर्ली वेराइटी तो 15 दिन के बाद, उसमें वो जहां से फल बनने वाला है वो टिप बन जाती है। फिर धीरे धीरे अगले 15 20 25 दिनों में थोड़ा बड़ा होता है। फिर मैच्योरिटी आती है 45 दिन के बाद। अगर अर्ली वेराइटी है, 60 दिन की वेराइटी है, समर में किया है, तो आपको 60 दिनों में जो हार्वेस्ट करना है उसको 45 दिन के बाद आपको कर्ड वो फल दिखने लगता है। लेट वेराइटी है तो 35 दिन के बाद बनता है। तो इसी दौरान थ्रिप्स का अटैक होता है। अगर थ्रिप्स का डैमेज हो गया वहां पे तो ब्लाइंडनेस आएगी, वहां पे फल नहीं आएगा, क्योंकि एपिकल बर्ड है उसको वो खा जाएगा, बराबर, उसको स्क्रैचिंग करेगा, डैमेज कर देगा। या तो बना भी तो 50-50 बनेगा, आधा अधूरा बनेगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है 15 दिन से लेके 35 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। मानो कि अभी बर्ड बनने वाला है तो यहाँ पे मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी या तो बोरॉन की डेफिशिएंसी आने की संभावना रहती है। तो आप इसी समय पे मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक डोज ले सकते हो। अगर आपके ग्रेड में आप पढ़ के देखो मोलिब्डेनम नहीं है तो आप बाहर से भी मोलिब्डेनम ला के स्प्रे कर सकते हो। एमोनियम मोलिब्डेट करके प्रोडक्ट आता है, 50% आता है, वो ½ से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेके घोल बना के स्प्रे कर सकते हो। समझना,
15 लीटर या 20 लीटर पानी में आधे से 1 ही ग्राम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और वो बोरोन के साथ मिक्स हो सकता है, तो आप कर सकते हो। और जब कड़ बनने लगे 45 दिन के बाद, यदि आपको कड़ दिखने लगे, उसके बाद कोई भी आपको बायोस्टिमुलेंट है, जैसे ह्यूमिक है या तो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, जिसके ऊपर दाग धब्बे आते हैं, वो स्प्रे नहीं करना है। उस समय पे आपको मैं सलाह देता हूँ कि प्योर केल्प है, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है लेकिन उसका दाग धब्बा नहीं आता है, तो आप प्योर केल्प यूज़ कर सकते हो उस समय पे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि ये ओपन है, कहीं पे आपने कोई काली चीज़ मतलब ह्यूमिक है या तो कोई भी फुलविक है या तो आपने सीवीड एक्सट्रैक्ट स्प्रे कर दिया, उसके ऊपर दाग धब्बा गिर गया, तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं रहेगी, तो आपको प्योर केल्प का प्रयोग करना है। अगर उसको आपको पावर जेल जैसी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, तो आपको पहले से करनी है, या तो ज़मीन में आप गोल बना के पानी के साथ बहा सकते हो या तो ड्रिप के साथ दे सकते हो। यहाँ पे आप एक छोटा-सा डोज़, ये नॉर्मल कंडीशन में आपको नहीं देना है तो नहीं दो, लेकिन अगर आपने कोई डोज़ बेसल में कम दिया है, तो इस समय पे केवल 25 किलो यूरिया, 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, और पहले सल्फर नहीं डाला है तो अभी 3 से 4 किलो सल्फर, पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं डाला है तो अभी 5 से 7 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स करके आप उस समय पे दे सकते हो। अगर आपकी ज़मीन बहुत ही रेतीली है, बलुई मिट्टी है, तो यहाँ पे आपको पोटाश ऐड करना ज़रूरी है। कितने दिन पे? 35 से लेके 45 दिन के बीच में। तो यहाँ पे आप एक फर्टिलाइज़र का डोज़ दे सकते हो। और अगर आपने ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाला है पहले, तो यहाँ पे आपको एक कैल्शियम नाइट्रेट के स्वरूप में या तो चिलेटेड के स्वरूप में आपको एक स्प्रे करना ज़रूरी है, या तो नैनोविटा कैल्शियम ले सकते हो। अगर नैनोविटा कैल्शियम ले रहे हो तो उसके साथ बोरोन का प्रयोग कर सकते हो, तो आपको जो प्रॉब्लम आने वाले हैं वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजर का डोज जरूरी है। उसके बाद में कड़ जब बनने लगेगा, मतलब फल बनने लगेगा और धीरे धीरे बड़ा होगा, उस समय पे ज्यादातर आजकल की वेराइटी है वो सेमी ब्लांचिंग या तो ब्लांचिंग टाइप की है, यानी कि कवर उस पे आएगा। लेकिन अगर कवर नहीं है बराबर और ठंडी गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है, मतलब भाद्रपद का महीना है या तो फिर आपको नवंबर का महीना है और उस समय पे कड़ लगे हैं, तो उस समय पे आपको ऊपर से कवर करके ब्लांचिंग करना जरूरी है। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी बहुत पहले, आजकल कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ प्रॉब्लम है तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि आपके खेत में लगभग उस समय पे कम से कम 15,000 से लेके 20,000 पौधे होंगे और एक-एक को जाके मेहनत करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये मेहनत करने जैसी है, क्योंकि उसमें कलर बहुत अच्छा डेवलप होता है। और कलर डेवलप हुआ तो आपको 1 किलो पे 1-2 रुपया, 5 रुपया भी मिला, मानो 1 भी रुपया मिला तो आपको 15,000 प्लांट है तो 15,000 रुपये ज़्यादा मिलने की संभावना है। तो 15,000 मतलब आप समझो कि लेबर उतनी 15,000 की नहीं जाएगी, 2-3 हज़ार की लेबर जाएगी उसके लिए। तो 5-6 लेबर लगेंगे 2 दिन के लिए, तो 10 लेबर भी है तो 4 से 5,000 का खर्चा होगा, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो उसके बदले में जो आपको कलर क्वालिटी मिलती है, फास्ट बिक जाता है और दूसरी कोई डैमेज नहीं होता है, तो आपको अच्छा रहेगा। दोस्तों, यहाँ तक हमने डिस्कस किया मेजरली सॉइल एप्लीकेशन, फर्टिलाइज़र और नॉर्मल ट्रीटमेंट, और जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उससे बचने के लिए उपाय हमने सोचे थे, जो मैंने अनुभव किए थे वो मैंने आपसे साझा किए। अभी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या-क्या आ सकती है वो बताने जा रहा हूँ, बराबर? तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप बने रहना। उससे पहले एक मैटर, अगर आप ड्रिप पे कर रहे हो तो एक नॉर्मल शेड्यूल आपको बताता हूँ कि जब आप प्लांटिंग करते हो वहां से लेके 35 दिन तक, यानी कि वो ग्रोथ का पीरियड है, पत्ते बढ़ेंगे, तब तक आप 19-19 दे सकते हो ड्रिप में। तो हर रोज के हिसाब से अगर दे सकते हो तो 2-2 किलो ही देना है, ज्यादा नहीं देना है। ग्रोथ का पीरियड है। जमीन में अगर आपने फॉस्फोरस का डोज नहीं दिया है तो ये डोज डबल कर सकते हो, यानी कि आप 4 किलो प्रतिदिन दे सकते हो। अगर आप डेली नहीं दे सकते तो आपको हर तीसरे या चौथे दिन देना है, यानी कि 1 वीक में 2 बार देना है। तो 1 वीक में 2 बार देने का प्लानिंग अगर कर रहे हो तो नॉर्मल सिचुएशन बेसल डोज अगर दिया है, आपको 10 किलो 19-19 देना है पर वीकली, यानी कि एक बार में आपको 5 किलो, फिर मानो कि सोमवार को दिया तो फिर गुरुवार को 5 किलो, फिर नेक्स्ट सोमवार को 5 किलो, फिर 5 किलो, फिर 5 किलो, ऐसा करके 1 वीक में 2 बार, मतलब 2 से ढाई वीक में ये खत्म हो जाएगा। मतलब आपका 35 दिन का प्लांट हो गया है और आपने 19-19 का डोज खत्म कर दिया है, तो अभी 2.5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 250 ग्राम बोरॉन हफ्ते में 2 बार, यानी कि 2.5 5 होगा और 250 ग्राम 500 ग्राम होगा।
ये आपको आपकी ज़मीन के अनुसार, भारी मिट्टी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 500 ग्राम बोरॉन, और हल्की मिट्टी है, बलुई मिट्टी है तो 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और पूरा का पूरा 1 किलो बोरॉन। उस तरह से 1 या 2 वीक में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप कैल्शियम नाइट्रेट के बाद में आप पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13-0-45 1 या 2 डोज़ दे सकते हो। उसके बाद अभी देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जब प्रोडक्शन आए तब आपको मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में आप पोटेशियम सल्फेट यानी कि 0-0-50 के साथ मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हो। वो भी मैग्नीशियम सल्फेट अगर ड्रिप में दे रहे हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि ज़मीन में डाल रहे हो तो 25 किलो डालना है, यहाँ कर रहे हो तो 5-5 किलो के 2 से 3 डोज़ दे सकते हो और 0-0-50 के भी 3 डोज़ दे सकते हो। तो मैच्योरिटी के टाइम पे बहुत ही मजबूत और बड़ा कर्ड आएगा, वज़न में ज़्यादा आएगा ये शेड्यूल फॉलो करने से। अभी आप मेन पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉब्लम। अभी आपका 5 प्रॉब्लम है। सब प्रॉब्लम में रफ्ता-रफ्ता बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये प्रॉब्लम साथ में बताऊँगा, बराबर? पहला प्रॉब्लम है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग का जो प्रॉब्लम है, वो बोरॉन की डेफिशिएंसी से आता है। मैंने जैसे बताया है वीडियो में, पहले माइक्रोन्यूट्रन डालना है, अगर वहाँ चूक गए तो फिर से माइक्रोन्यूट्रन डालना है 35 दिन के आसपास में। अगर ये डालते हो माइक्रोन्यूट्रन तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपकी हल्की ज़मीन है, ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में नहीं है, तो बोरॉन की डेफिशिएंसी नॉर्मल आती है, तो ब्राउनिंग होगा। यानी कि जो कर्ड आपका बन रहा है, उसके ऊपर भूरे-भूरे धब्बे आएँगे, तो ये ब्राउनिंग है और सीधा ही कर्ड पे आएँगे। तो ब्राउनिंग अगर आता है, तो आपको समझ जाना है कि ये बोरॉन की डेफिशिएंसी है। तो वो ना आए इसलिए मैंने उपाय बताए हैं कि पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है। मॉनसून में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है क्योंकि बोरॉन हाईली लीचेबल न्यूट्रिएंट है, आपने डाला है, बह के चला जाएगा। ड्रिप है तो आप 250-250 ग्राम के 3-4 हफ्ते दे सकते हो या तो स्प्रे में दे सकते हो। दूसरा है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम मैंने 2-3 बार बताया। पहला आपको 15 से लेके 35 दिन तक के बीच में जो प्रॉब्लम आता है, वो टूट जाना, मतलब ऊपर से टीप टूट जाना, उससे ब्लाइंडनेस आती है या तो थ्रिप्स के डैमेज से आ सकती है। तो आप 15 से लेके 35 या 45 दिन तक थ्रिप्स का अच्छा कंट्रोल करो। उस टाइम पे सोचो मत कि दवाई सस्ती है या महँगी है। थ्रिप्स का कंट्रोल होना चाहिए वो सोचना है क्योंकि आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। ब्लाइंडनेस मतलब पूरा का पूरा कट नहीं आएगा। तीसरा प्रॉब्लम है बटनिंग। बटनिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा ये फल है एक्चुअली, तो फल में कुछ ब्रांच बढ़ के ऊपर आ जाएगी, कुछ ब्रांच छोटी रह जाएगी, तो ऊपर नीचे होगा, तो इसकी कोई मार्केट वैल्यू बहुत है नहीं। और ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, पूरा का पूरा ऐसा खुला-खुला होगा, ऐसे मतलब सब अलग-अलग होगा। तो शायद मार्केट में बिक भी जाए, लेकिन जो कार्ड 800 ग्राम से किलो होने वाला है, वो 400-500 ग्राम का होगा, तो 50-60% लॉस जाता है आपको पर प्लांट। ऐसा मानो कि 30-40% है, तो आपको बहुत लॉस जाने की, मतलब 15-16 टन आपने सोचा था, 10 टन आके रुक जाता है, या तो 8 टन आके रुक जाता है। तो यहाँ प्रोडक्शन लॉस जाने की संभावना है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि एक तो आपने जो प्लांटिंग किया है, वो समर की वैरायटी प्लांटिंग की है विंटर में, तो ये प्रॉब्लम आने की संभावना है। या तो यहाँ पे नाइट्रोजन का अनइवन, मतलब नाइट्रोजन आपने या तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, यूरिया के स्वरूप में या तो कोई और फॉर्म में, तो प्रॉब्लम आने की संभावना है, या तो बहुत ही कम नाइट्रोजन दिया है, तो भी प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो आपको नाइट्रोजन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देते रहना है। ड्रिप है तो बहुत अच्छा है, अगर ड्रिप नहीं है तो जैसे मैंने बताया पहले ऑर्गेनिक मैटर के साथ जो आपने डीएपी डाला था उसमें गया है, बाद में 30 दिन के आसपास में या तो 35 दिन के आसपास में आपको देना है। बलुई मिट्टी है, बहुत ही रेतीली मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन बहुत कम रहता है, लीचिंग हो जाता है, उड़ जाता है, तो उसमें आपको पहला डोज़ आपने बेसल में दिया है, दूसरा डोज़ 20-25 दिन के बाद, तीसरा डोज़ आपको 45 से 50 दिन में देना है। रफ्ता-रफ्ता देना है, कम-कम देना है, 10 से 15 किलो, 10 से 15 किलो देना है, लेकिन देना है। तो इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऑर्गेनिक मैटर डाला है तो ये प्रॉब्लम बहुत कम आने की संभावना है, और बहुत ही टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो भी आने की संभावना है। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फर्टिलाइज़र वाला मैनेजमेंट आप कर सकते हो, और सीज़नल प्लांटिंग, मतलब जो सीज़न की जो वैरायटी है वो सीज़न में ही प्लांटिंग करना है, वो आपके कंट्रोल में है, तो वो करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है। 3 से अभी चौथे प्रॉब्लम पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं व्हिपटेल। व्हिपटेल यानी चाबुक जैसे पत्ते हो जाना। उसमें मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी है। पहले मैंने बताया है कि मोलिब्डेनम का आपको स्प्रे करना है। अगर आपके राज्य में माइक्रोन्यूट्रिएंट का ग्रेड में मोलिब्डेनम है या नहीं, आप चेक कर लो। अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा लेके आपको स्प्रे करना है 35 दिन से 45 दिन के आसपास में, और उसके बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम पे करते हो तो व्हिपटेल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको पहले से खेत में पता चलता है कि मेरे खेत में व्हिपटेल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ये पहले से भी स्प्रे शुरू कर सकते हो।
मैंने स्प्रे का माप वगैरह बता दिया था पहले, आधे से 1 ग्राम प्रति 15 से 20 लीटर टंकी में डाल के आप छिड़काव कर सकते हो। ये व्हीपटेल का है। लास्ट वाला 5वां प्रॉब्लम है, वो है रिसीनेस। रिसीनेस में क्या होता है कि जो कड़ फल होता है उसके ऊपर छोटे-छोटे बाल जैसा आ जाता है और उसका कलर अलग-अलग रहता है। यानी कि पर्पल भी रहता है, भूरा भी रहता है, मतलब ब्राउन रहता है, काला भी हो जाता है। आपको कोई फफूंदी का विकास हो ना है वैसे लग रहा है धब्बे में, और पूरा का पूरा कड़ पे भी कवर होता है। कभी-कभी कलर चेंज नहीं होता, लेकिन रिसीनेस के कारण मार्केट में सेम कलर होता है, मतलब सफ़ेद हो तो सफ़ेद कलर के भी आते हैं, पीला कलर वाला हो, लाइट येलो कलर हो, लाइट येलो, मतलब तो वो कलर में भी आते हैं। लेकिन जैसा भी ये कलर आया, वो मार्केट वैल्यू बिगाड़ता है। ये प्रॉब्लम जो है उसके लिए मेन रीज़न है, आपने अलग सीज़न की वैरायटी अलग सीज़न में प्लांटिंग की है, वो एक है। दूसरा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। मानो कि आपने प्लांटिंग किया है सितंबर में या तो अक्टूबर में प्लांटिंग किया है, बराबर? और आपका कड़ कब आएगा? मतलब कि ऑलमोस्ट 45-50 दिन के बाद। तो 45-50 दिन के बाद मतलब नवंबर एंड में या तो दिसंबर में वो कड़ आएगा, बराबर? तो फल जब आता है, वो विकसित होता है, तब मानो कि ठंडी का मौसम है, नवंबर एंड दिसंबर में ठंडी का मौसम होता है और अचानक से बादल आ जाते हैं। तो बादल आने की वजह से ह्यूमिडिटी यानी कि वातावरण में, जलवायु में परिवर्तन, आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है, वो रिसीनेस आता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पे आपने एक्सेसिव नाइट्रोजन दे दिया है, तो भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। कि मतलब आपको ऐसा लगा कि ग्रोथ बराबर हो नहीं रही है, 45 दिन का हो गया है, तो चलो मैं यूरिया ज़्यादा डाल देता हूँ। तो 1 डेढ़ बैग यूरिया डाल देते हो, तो ये प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। उसके साथ-साथ में दूसरा प्रॉब्लम, जैसे बटनिंग का भी मैंने बताया, बटनिंग का भी प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। लेकिन ये केस में ह्यूमिडिटी या तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने अलग वैरायटी अलग सीज़न में प्लांटिंग की है, वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपके वहाँ कोई अलग प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप बता सकते हैं। मैंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरे वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं। मैंने कहीं न कहीं ऐसा कवर करने का कोशिश किया है कि एग्रोनॉमी प्रैक्टिस पूरा का पूरा जो जर्नी है प्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का, वहाँ पे वैरायटी सिलेक्शन, ज़मीन की तैयारी, प्लांटिंग डिस्टेंस, सीज़न और उसके बाद में जो प्रॉब्लम आते हैं, वो प्रॉब्लम समझाने की कोशिश की है और उसके सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप पसंद आया है और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे दबा दीजिए और आपके वहाँ जो प्रॉब्लम है और मैंने नहीं बताए हैं, उसका कमेंट डालिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में अपने दोस्तों, यारों को, सगे संबंधियों को आप शेयर करें, जिसकी वजह से उनको भी ऐसी अच्छी माहिती मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। खूब-खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।